नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 23 अक्टूबर 2023। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है नमो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपने हाल ही में न्यूज़ देखी है तो आपको पता होगा कि नमो भारत क्या है। जो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है यह एक मल्टी मॉडल सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है यह गुजरात के जयपुर से पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है। जो थर्ड आपका स्टेटमेंट है वो बोलता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है जो नमो भारत के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। आपको बताना है कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी तीन सही हैं, कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सही है। और एक सही कौन सा है? वो है स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है और स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नमो भारत क्या है। ठीक है, और फिर हम दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे कि क्वेश्चन फिर से क्या कहता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि नमो भारत क्या है। आपको यहाँ पर एक फोटो देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ये फोटो, ये यहाँ पर आपको जो फोटो दिख रही है ये है नमो भारत की फोटो। यानी ये संबंधित किससे है? ट्रेन से संबंधित है। नमो भारत यानी क्या है? एक ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। ये नमो भारत की आपको फोटो देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए ये क्या है, नमो भारत क्या है? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। ठीक है, अब जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इसी को हम क्या बोलते हैं? RRTS बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमने नमो भारत को लॉन्च किया है ना, नमो भारत को जो लॉन्च किया है ये क्या करेगा? ये दिल्ली को, गाजियाबाद को और मेरठ को क्या करेगा? आपस में कनेक्ट करेगा। ये कितने किलोमीटर का है? ये लगभग आपको देखने को मिलेगा 82 किलोमीटर लंबा आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जो ट्रेन चलेगी वो काफ़ी तेज होगी। ठीक है, काफ़ी तेज चलेगी और ये कनेक्ट करेगी दिल्ली को, गाजियाबाद को और मेरठ को, जैसा कि हमने आपको बता दिया। यह एक प्रोजेक्ट के द्वारा बनाई जा रही है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम है रैपिड एक्स प्रोजेक्ट। लेकिन इस प्रोजेक्ट का ये फेज नंबर 1 है। ठीक है, और फेज नंबर 1 के अंदर भी आपको 3 प्रकार के रेल कॉरिडोर देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला कॉरिडोर है ये। ठीक है, दिल्ली मेरठ रीजनल जो कॉरिडोर है ना, ये पहला कॉरिडोर है। इसको बना कौन रहा है? इसको मैनेज कौन कर रहा है? इसको मैनेज करने का काम है NCRTC का, यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का काम है इसको मैनेज करना। ठीक है, यानी कार्यान्वयन करना। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया NCRTC जो है, NCRTC ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये आती है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, अब जो ये ट्रेन होगी, ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी? इसको डिजाइन किया गया है 180 किलोमीटर पर घंटे के अंदर ये दौड़ सकती है, इसको डिजाइन किया गया है। लेकिन जो इसकी ऑपरेशन स्पीड होगी वो होगी 140 किलोमीटर और जो इसकी एवरेज स्पीड होगी वो आपको देखने को मिलेगी लगभग 100 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट हैगा, ठीक है, रैपिड एक्स, उसमें कई सारे कॉरिडोर आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 8 आपको यहाँ पर कॉरिडोर देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, फिर दिल्ली गुड़गांव SNB अलवर कॉरिडोर। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 8 कॉरिडोर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो फेज 1 है, फेज 1 के अंदर आपको 3 कॉरिडोर देखने को मिलेंगे। कौन से? 3 कॉरिडोर। कौन कौन से? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुड़गांव अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। ठीक है, ये कनेक्ट किसको करते हैं? यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपने कहीं पर भी यहाँ पर ना तो गुजरात देखा है ना ही पश्चिम बंगाल देखा है। क्वेश्चन में गुजरात की बात की गई थी, पश्चिम बंगाल की बात की गई थी, इसीलिए जो वो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, अब इसको कार्यान्वयन करने का किसके पास अधिकार है? देखिए जो
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तो वो हो जाएगी, ठीक है, एक तो NCRTC, ठीक है, 2 लोग हो गए। बाकी जितने भी स्टेट हैं इन सब की जो गवर्नमेंट है इन सबको मिला देंगे, तब जो बनेगा ना वो क्या होगा, वो करेगा इनका कार्यान्वयन, ठीक है। ना कि ये जो मंत्रालय ना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ये इसका कार्यान्वयन नहीं करते। इसका कार्यान्वयन एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट और NCRTC करते हैं। इसीलिए जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था वो बिल्कुल गलत हो जाता है। अब देखिए, जो ये पहला कॉरिडोर है ना, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, इसको भी अभी तक हमने पूरा का पूरा नहीं बनाया है, ठीक है, इसको हमने अभी पूरा नहीं बनाया है। लेकिन हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। देखिए, इसको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मार्च 2019 में इसको मतलब इसकी घोषणा की थी कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे। इसका काम चालू हो गया था जून 2019 में, ठीक है। ये इसका जो फर्स्ट फेज है जो लगभग आपको 17 किलोमीटर देखने को मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक, साहिबाबाद से लेके दुहाई तक, ठीक है, इसी को ओपन किया गया है। जो आपको इतना एरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, अभी सिर्फ इतना ओपन अभी किया गया है, बाकी अभी इतना ओपन करना बाकी है। ये कब तक ओपन हो जाएगा, ये लगभग होगा जून 2025 तक इसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। फिर से हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमने आपको कहा था, यह एक मल्टी मॉडल सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये बिल्कुल सही है। संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है गुजरात के जयपुर पश्चिम बंगाल, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है जो NCRT है, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आती है। नमो भारत के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, अकेले ये कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी है, उन सबको मिला के कार्यान्वयन एजेंसी बनती है, ना कि अकेले, इसलिए ये गलत हो जाता है। आपका सिर्फ जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, यानी केवल एक इसका आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चक्रवात तेज के बारे में। जो चक्रवात तेज है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंगाल की खाड़ी में बना एक चक्रवात तूफान है, इसका नाम भारत ने रखा है। सही आपको बताना है कितने सही हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, ठीक है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये जो चक्रवात है ये आपको देखने को मिलेगा अरब की सागर में, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगा, अरब सागर में देखने को मिलेगा ये। और ये कहाँ की ओर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ओमान की तरफ, ठीक है, ये भारत की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में नहीं बना है, ये इस साइड बना है, ठीक है, अरेबियन सी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नाम भारत ने रखा है, ये बिल्कुल सही बात है, इसका नाम भारत ने ही रखा है, तो इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। उम्मीद है आपको चक्रवात तेज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है पाम ऑयल के संदर्भ में, ठीक है, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये बोलता है पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति तेल है जो ताड़ के पेड़ों के बीजों से प्राप्त होता है, ठीक है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कच्चे पाम ऑयल से बने बायोडीजल को ग्रीन डीजल के रूप में ब्रांड किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है अन्य वनस्पति तेल संयंत्रों की तुलना में जो पाम तेल है ना, उनकी जो उच्च प्राथमिकता को इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत काफ़ी सस्ता पड़ता है और प्रति हेक्टेयर में इसको ज़्यादा उगाया जा सकता है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देते हैं। फिर जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बोलता है वैश्विक स्तर पर जो पाम के तेल का उत्पादन होता है ना, उसका 90% अकेले कहाँ से आता है, इंडोनेशिया से आता है। आपको बताना है कितने सही हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही हैं, सभी 4 सही हैं। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 3 सही हैं, कोई सा एक गलत है। एक गलत कौन सा है, स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है, बाकी के जो ऊपर 3 आपने पढ़े तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। जो एक पाम ऑयल है ये खाने वाला तेल है, यानी खाद्य तेल है, वनस्पति से बनता है इसीलिए वनस्पति तेल है। ताड़ के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो बीज होते हैं, जो फल होता है, उससे इसको निकाला जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो कच्चे पाम ऑयल होते हैं
उसका जब हम बायोडीजल बनाते हैं उसको हम ग्रीन डीजल के रूप में मतलब ब्रांड करते हैं, वो बिल्कुल सही बोला गया है। बाकी ये थोड़ा सस्ता होता है और प्रति हेक्टेयर में हम इसको ज़्यादा उगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो तेल का उत्पादन की बात हो रही है, पाम के तेल के उत्पादन की बात, ये यहाँ पे गलत लिखी है, क्योंकि अकेले इंडोनेशिया 90% का योगदान नहीं करता है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया, जो पाम ऑयल है एक खाद्य वनस्पति ऑयल है, ठीक है। पाम यानी जिसको हम ताड़ बोलते हैं, ठीक है, ये ताड़ के फल से बनता है। देखिए ये है ताड़ का पेड़, यहाँ से फल मिलता है इस प्रकार का। अब जो ये फल है इसके अंदर से ही हम पाम ऑयल को निकालते हैं, ठीक है। अब इसका हम कई प्रकार से यूज करते हैं, जैसे कि खाना पकाने के लिए यूज कर लेते हैं एज ए तेल, ठीक है। बाकी जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, उसके अंदर भी हम उसका यूज करते हैं काफ़ी ज़्यादा, केक वगैरह बनाने में, चॉकलेट बनाने में, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें, साबुन बनाने में, शैम्पू बनाने में, सफाई उत्पादन बनाने में, बाकी जैव ईंधन में भी हम इसका उत्पादन करते हैं, उपयोग करते हैं। बाकी फूड प्रोडक्शन में हम इसका 71% यूज़ करते हैं। बाकी जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स 24%, और एनर्जी में हम 5% का इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कच्चे पाम ऑयल होते हैं उसका अगर हम बायोडीजल बनाएंगे हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन डीजल बोलेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90% जो प्रोडक्शन है वो अकेला इंडोनेशिया नहीं करता, इंडोनेशिया प्लस मलेशिया जब जुड़ जाएंगे तब जाके होगा 90% का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये काफ़ी आपको सस्ता देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सोयाबीन है, ठीक है, सोयाबीन से जितना हम उत्पादन करते हैं ना 1 हेक्टेयर में, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा हम तेल बना सकते हैं, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है, बाकी ऊपर के तीनों बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, प्राचीन रणनीतिक संदृष्टि, यानी जो एंशियंट स्ट्रेटेजी होती है ना, जो एंशियंट स्ट्रेटेजी है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, को आधुनिक सैन्य प्रथाओं, यानी जो मॉडर्न मिलिट्री की जो प्रथाएं हैं ना, उसके साथ अगर हम मिला देते हैं तो उससे एक स्वदेशी सैन्य ज्ञान हमें प्राप्त होगा, जिसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। उसके लिए भारत सेना ने एक पहल को लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है, यानी जो प्राचीन हमारी मतलब मिलिट्री सिस्टम था ना, उससे हम कुछ सीख के आधुनिक जो हमारी मिलिट्री प्रथाएं हैं उसके अंदर अगर जोड़ देते हैं तो उससे जो हमारा स्वदेशी ज्ञान आएगा ना, उसको बढ़ावा देने के लिए भारत की सरकार ने या फिर भारतीय सेना ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रोजेक्ट उद्भव, प्रोजेक्ट आविष्कार, प्रोजेक्ट शक्ति, प्रोजेक्ट चाणक्य, ठीक है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो ऑप्शन है वो है प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, इसका नाम लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन मिलिट्री सिस्टम, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक थॉट्स एंड स्टेटक्राफ्ट, ठीक है। क्या नाम है इसका, उद्भव नाम है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निर्वाचन आयोग के बारे में, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट वो बोलता है, यह भारत में लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य विधानसभाओं के, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन करता है। मूल रूप से आयोग में एक चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद यह बहु सदस्यीय निकाय बन गया है। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। आपको बताना है कितने गलत हैं, आपको यहाँ पर सही नहीं बताना है, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है कि सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। कितने गलत हैं, 1 गलत है, 2 गलत हैं, सभी 3 गलत हैं, कोई भी गलत नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1 गलत है और 2 सही हैं। गलत कौन सा है, गलत है आपका स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा के चुनाव करवाता है, जी करवाता है, राज्यसभा के चुनाव करवाता है,
राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाता है, लेकिन पंचायत के और नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं करवाता, क्योंकि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाने के लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, जिसको 1991 में क्या किया गया था, इसको मतलब हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया था, ठीक है। जब पंचायत को और नगर पालिका को हमारे संविधान में जोड़ा गया था तभी स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई थी, यानी पंचायत के और नगर पालिकाओं का चुनाव हमारा जो निर्वाचन आयोग है भारत वाला, सेंटर वाला, वो नहीं करवाता। अलग से स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन बनता है जो पंचायतों का, नगर पालिकाओं का चुनाव करवाता है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोलता है कि स्टार्टिंग में जो ये आयोग है इसके अंदर सिर्फ एक ही सदस्य था, ये बिल्कुल सही बात है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद निर्वाचन आयोग को बनाया गया था, तो उस समय सिर्फ एक ही इसमें सदस्य थे जिनका नाम क्या था, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। लेकिन 1989 के बाद क्या होता है कि ये एक बहु सदस्य निकाय बन जाता है। अभी इसके अंदर आपको 3 सदस्य देखने को मिलेंगे, यानी 1+2। 1 का मतलब क्या है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 इसमें होंगे चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो इन तीनों लोगों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्त है, इन तीनों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड सही है, सेकंड सही है, पहला गलत है। और हमसे पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत कितने हैं, एक ही है, तो केवल ए आंसर इसका आपके सामने आ गया। तो आपने आज 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।